इसके सभी बच्चों का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमने सिलेबस का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आपके लिए गूगल फॉर्मेट पर एक 4 क्वेश्चंस सेट किए थे। मैं देखना चाहता था कि आप ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। सभी बच्चों ने सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ ही बच्चों ने सॉल्व किए हैं। मैं इनका सॉल्यूशन आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि इस तरह के गूगल फॉर्मेट पर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं, उस लिंक को क्लिक कर कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप, तो ही आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। तभी डिपार्टमेंट आपकी अटेंडेंस को मानता है कि आपने ये क्लास अटेंड की है। लेकिन अगर आप इसको ओपन करके उनका क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं तो आपकी क्लास को अटेंड नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक तरह से आना और जाना होगा, आपने क्लास अटेंड नहीं की है। ना ही मैं पर्सनली अपनी जो मेरी रजिस्टर है उसमें आपके लिए प्रेजेंट वाली एंट्री करूँगा। तो इसलिए अगर कोई भी गूगल फॉर्म या कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी काम किसी टीचर्स की तरफ से आपको दिया जाता है तो आपको उसे समय से पूरा करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कभी फ़ोन नहीं हो सकता है, नेटवर्क का तो इशू ज़्यादा है नहीं। देखो, नेटवर्क अब सब जगह आता है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है तो ये एक रेयर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ नेटवर्क सबके यहाँ आता है। फ़ोन की अवेलेबिलिटी मैं मान सकता हूँ कि हाँ, उस टाइम आपके पास फ़ोन ना हो, आपके फादर ले जाते हों या आपकी मदर या सिस्टर कोई और यूज़ करता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई के लिए या अपना काम करने के लिए अपनी फैमिली से कहें कि मुझे 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट के लिए फ़ोन चाहिए, वो आपको ना दें। ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं। सारी फैमिलीज़ आपको देंगी अपना फ़ोन और उस फ़ोन की मदद से आप अपना जो काम है उसे करके हमें भेजेंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको जो गूगल वाले क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूँगा। पहला क्वेश्चन था 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब आई मीन टू से कि द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शंस थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, अदर मैंने इसलिए दिया कि मैं देखना चाहता था कि बच्चा कुछ इस पर लिख भी पाता है या नहीं लिख पाता है। ये नोट की तरह था, लिखा तो किसी ने नहीं बट टिक किया कुछ बच्चों ने। चलिए देखिए, तो इसका आंसर जो सही है वो ज़्यादातर बच्चों ने सही दिया है, मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। बहुत सारे रीजन इस क्रांति के होने के पीछे थे, जिनमें से एक रीजन सैनिक कारण भी था। सैनिक कारणों में स्पेशली मंगल पांडे जो 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान है, वो जब छुट्टियों पर अपने घर जाता है तो गांव के लोग उसे ये कहकर अछूत बता देते हैं कि उसने जो नई कार्टेज यानी कि नई गोलियां आई हैं उन्हें काटने के लिए या उन्हें खोलने के लिए अपने मुंह से उनका अनलॉक किया है, तो उसके मुंह में गाय और पिग की जो चर्बी है वो चली गई है, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये मैसेज पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में फैल जाता है, आई मीन टू से कि पूरे भारत में फैल जाता है, और जवान इस बात को सीरियसली लेते हैं और इसका विरोध भी कर देते हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत है। तो ये एक इनिशियल स्टेज में ये घटना होती है और ऐसे क्रांति हो जाती है। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत जल्दी फांसी भी दे दी जाती है, लेकिन 10 मई 1857 मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये इसका सही जवाब था, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब हुई। ऑप्शंस थे 2600 BC, 1921-22, 1947 या अदर। बच्चों ने ज़्यादातर ने क्वेश्चन सही किया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खोज है वो 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? दयाराम साहनी और राखलदास
बनर्जी। क्वेश्चन ये भी आता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, वाई वी कॉल्ड इट इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता। तो देखो तीन नाम, इस सभ्यता के तीन नाम, पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। देखो इन तीनों नामों को अलग अलग समझते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जहाँ पर खुदाई हुई, जहाँ पर इसके अवशेष मिले, वो जगह हड़प्पा के नाम से जानी जाती थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो इंडस नदी, तीसरा नाम भी इसी में है। इंडस को हम हिंदी में सिंधु कहते हैं। ये नदी जो सभ्यता है ये इंडस नदी या सिंधु नदी घाटी के क्षेत्रों में बसी हुई थी, उसके आसपास ही बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की। क्वेश्चन मैंने टेस्ट में आपको सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करूँ तो ये दिया था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी या ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखो दोनों चीज़ों का बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को नगरीय यानी कि अर्बन कह सकते हैं, किस चीज़ को हम रूरल यानी कि ग्रामीण कह सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो अगर किसी प्लेस की जनसंख्या या किसी जगह की जनसंख्या 70% मर्चेंट यानी कि व्यापार या अन्य गतिविधियों में शामिल है, वो सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी है। और अगर 70% के आसपास की जनसंख्या एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कामों में व्यस्त रहती है, तो वो सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन यानी कि ग्रामीण सिविलाइजेशन है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो ज़्यादातर या मैक्सिमम लोग थे वो मर्चेंट यानी कि व्यापारी थे, उनका काम व्यापार करना था, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना गया। दूसरा, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं और उनका जो मैप है वो देखकर पता चलता है कि इस सभ्यता में हमें बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स भी मिलते हैं, जैसे लोथल गुजरात से मिला है। सी पोर्ट का इस्तेमाल कृषि के लिए तो होता नहीं होगा, डेफिनेटली व्यापार के लिए किया जाता होगा। तो दूसरा पॉइंट ये भी बनता है जी। तीसरा, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दूसरे देशों के स्रोतों को मिलाते हैं तो हमें कुछ वर्ड जैसे श्रेष्ठी, महानायक ऐसे शब्द मिलते हैं जो अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरी सभ्यता से जुड़े हुए थे, उसके व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। एक ये भी टॉपिक आता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में बहुत सारे बाट यानी कि तोलने के बाट और तराजू ये सब चीज़ें मिली हैं, पैमाने मिले हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो वेल सिविलाइज्ड और मर्चेंट यानी कि व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए थे, इसलिए सभ्यता को नगरीय सभ्यता मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा बुक के राइटर हैं। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, सभी ने हुमायूं लगा दिया है। एक्चुअली में हुमायूंनामा बुक के लेखक हुमायूं नहीं हैं, इसके लेखक गुलबदन बेग हैं। शी इज़ सिस्टर ऑफ हुमायूं, वो हुमायूं की बहन हैं गुलबदन बेग, उन्होंने हुमायूंनामा लिखी है। देखो तीन नाम इन्हें से मिलते हैं हमें, हुमायूं, अकबर, गुलबदन बेग। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की अगर शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है। तो इसका आंसर हुमायूं नहीं है, इसका आंसर है गुलबदन बेग। और नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था 1857 की क्रांति के समय मुग़ल सम्राट कौन था? Who was the last Mughal emperor during the period of 1857 revolt?
who was the last Mughal emperor during the period of 1857 revolt? 4 इसमें ऑप्शन है, देखो, मालविन अब्दुल शाह, हैवलॉक, बहादुर शाह जफ़र, अदर। चलिए तो मैं बता दूं, मैंने पहले क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब किया कि 1857 क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई। देखो, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को, तो जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस क्रांति का एक नेता होना चाहिए जिसके पीछे सब लोग चलें, काम करें, ये माना गया। ये अलग बात है कि ऐसा हो नहीं पाया, तो सभी ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल बादशाह हैं, जो दिल्ली के लाल किले में रहते हैं, उनको इस क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया जाए। तो बहुत सारे जवान बैरकपुर, मेरठ आदि से आए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को इस क्रांति की कमान संभालने को कहा। उन दिनों बहादुर शाह जफ़र की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो केवल अपनी पेंशन के ऊपर अंग्रेज़ों से भत्ता लेकर अपना गुजारा करते थे, ना कोई सेना थी, ना कुछ था। बहादुर शाह जफ़र पहले तो इस बात के लिए मना करते रहे कि नहीं नहीं नहीं। दूसरी व्यवस्था ये भी थी कि बहादुर शाह जफ़र बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे उस समय तक। तो बहादुर शाह जफ़र ने देश के लिए या लोगों के आग्रह को स्वीकार बाद में कर लिया और कहा कि मैं इसका नेतृत्व स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका वास्तविक नेतृत्व बख्त खां, जो उनका सेनापति या सिपहसालार था, वो करेगा, क्योंकि वो यंग है। तो इस तरह से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट थे। अब अंतिम कैसे हुए, देखो, जैसे ही ये क्रांति असफल हुई, सबको पता है कि क्रांति असफल हुई, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया और इनको रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही इनकी डेथ हुई। इसके बाद इनके जो पुत्र थे या जो इनके वंशज थे, उनमें से किसी को भी अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बैठाया, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य इस टाइम तक या मुग़ल वंश बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब अंग्रेज़ों को लगता था कि अब इसके बिना भी आप शासन कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में जब अंग्रेज़ भारत आए थे उन्हें लगता था कि मुग़लों की सहायता के बिना या राजाओं की सहायता के बिना या रियासतों के शासकों की सहायता के बिना वो भारत पर अधिकार नहीं कर सकते थे। ये बात उन दिनों सही भी थी, लेकिन 1857 तक आते आते मुग़ल वंश इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि अंग्रेज़ों को लगा कि इसके बिना भी उनका काम अच्छे से चल सकता है, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट किसी भी व्यक्ति को मुग़ल सम्राट नहीं बनाया और इसलिए बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट बन गए। थैंक यू बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने गूगल फॉर्म के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। सारे क्वेश्चंस मुझे लग रहा है बच्चों क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे इसको दोबारा से आज देखेंगे और मुझे सबमिट करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा। दूसरी बात, 12th क्लास में जिन बच्चों ने लास्ट ईयर पेपर दिया था, जिनके फ्रेंड्स ने दिया था या भाई ने दिया था, तो उन्हें आप बता दीजिए कि स्कूल में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ गए हैं। वो आकर 51 नंबर रूम से कलेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो सिंगल बच्चा आए, अपना एडमिट कार्ड ले आए और साथ में पेरेंट्स को ले आए, बस। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्राउड की आवश्यकता नहीं है। आए और अपना सबमिट कर ले लें। दूसरा, हर एक बच्चे को अपनी नोटबुक की पिक्स मेरे साथ शेयर करनी है ताकि मैं उनको देख सकूं कि आपने काम कैसे किया है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।